नमस्कार विद्यार्थियों। आप लोगों के स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उस पेपर के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। और वर्तमान के अंदर आप देख रहे हो, आपको प्रत्येक पेपर के अंदर कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और वहाँ पर हिस्ट्री के 10 से लेकर 15 तक सवाल बहुत निर्णायक होते हैं। इतिहास के स्टूडेंटों के लिए तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों के स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। और उसके बाद के अंदर आपको पता ही है, हमारा हिस्ट्री वाला फर्स्ट पेपर का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। आप उसको लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के अनुसार बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने का कार्य करेगा। तो चलिए, हम लोग बात करते हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। आप लोगों के हेडिंग लगा हुआ है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस के अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के कई डायनेस्टीज और कई इवेंट्स वगैरह दे रखे हैं। और वहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा, आपके सिलेबस के अंदर कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं, स्पेशली अलग अलग जगहों के। वहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ने का काम कीजिए, क्योंकि उससे आपके आर्ट, लिटरेचर, कल्चर वगैरह पर जो क्वेश्चन है वो भी आपके कवर होने का काम करते हैं। तो आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान ये तो कंप्लीट पढ़नी है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के जो ज़्यादातर टॉपिक है वो आपके नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत ज़्यादा दे रखे हैं। तो नेशनल मूवमेंट के टॉपिक तो है ही है। इसके अलावा आपके इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक एंशियंट इंडिया से भी दे रखा है और एक टॉपिक मेडिवल इंडिया से भी दे रखा है। पर स्पेशली आपको इंडियन हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट के संदर्भ के अंतर्गत पढ़ने का काम करना है। या कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आप लोग कंप्लीट भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ ले तो ज़्यादा इजी रहेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक मैंने पूरे सिलेबस को एनालिसिस किया है, वहाँ पर मेरे को ये नज़र आ रहा है, आप लोगों के लगभग मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो लगभग आपके कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत दे रखी है। इस तरीके से कंप्लीट मॉडर्न इंडिया और राजस्थान हिस्ट्री तो आपके सिलेबस के अंतर्गत है ही है। ये हम लोग आगे जो जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा इजी आपके क्लियर होने का काम करेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और कई बार कुछ टॉपिक हिडन छिपे होते हैं और उनमें से भी आपके एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आने का कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा डिटेल के अंतर्गत उन टॉपिकों को देखने का काम कीजिए। जो टॉपिक आपको वास्तव में छोटे नज़र आ रहे हैं, वे टॉपिक वास्तव के अंदर बहुत डिटेल के अंतर्गत है और उनके अंदर और भी कई सब टॉपिक छिपे हुए होने का काम करते हैं। मैंने कहा ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ आसान हो जाती है, और अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट, साइंस, कॉमर्स वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मैटर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि और भी कुछ टॉपिक इंटरनल छिपे हुए हैं। तो मेरी आज की क्लास का उद्देश्य हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए तो है ही है, विशेषकर अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंटों को समझाना कि आप किस तरह हिस्ट्री के टॉपिकों को पढ़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे निर्णायक, और वहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स
लाने हैं, तो इस चीज़ को आपको पूरी तरह समझने का काम करना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंतर्गत। आपके मैंने कहा था कि इंडियन हिस्ट्री स्पेशली नेशनल मूवमेंट को लेकर दे रखी है, और मैंने जिक्र किया है 2 टॉपिक आपके ऐसे भी है जो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दे रखे हैं। पहला टॉपिक तो आपके ये दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर वाला जो टॉपिक है वो दे रखा है आपके गुप्त काल के अंतर्गत। साहित्य, कला और स्थापत्य कला का विकास गुप्त काल के अंतर्गत दे रखा है, यानी 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त काल के अंतर्गत साहित्य, कला व स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर क्या विकास हुआ है। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आपके गुप्तों के टाइम पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं दे रखी है, केवल आपको गुप्त काल में साहित्य, कला और स्थापत्य कला को पढ़ना है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिना पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझे यदि हम लोग साहित्य कला के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल से हमको ये चीज समझ के अंतर्गत आती है। तो पहला काम हम लोग करेंगे इस टॉपिक के अंदर, आपको सॉल्ट के अंदर गुप्त काल की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझाने का काम किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में साहित्य, कला व स्थापत्य कला के टॉपिक आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। देखिए, गुप्तकालीन साहित्य के अंदर कई बड़े बड़े साहित्यकारों के नाम आते हैं। आप विशेषकर कालिदास के साहित्य पढ़ रहे हो गुप्त काल के अंदर, विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम को पढ़ रहे हो, शूद्रक के ग्रंथ मृच्छ कटिकम को पढ़ रहे हो, विष्णु शर्मा का ग्रंथ पंचतंत्र वगैरह, जिनको लेकर तो नॉर्मली एग्जाम के अंतर्गत सवाल पूछने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भी हमको गुप्त काल के अंदर और भी कई ग्रंथों के बारे में जिक्र मिलता है। जैसे इजीली आप ये ध्यान रखिए, ये कहा जाता है कि गुप्त काल के अंदर एक भाषा ने राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है, और वो संस्कृत भाषा है, जिसके अंदर ज्यादातर गुप्त काल के अंदर लिटरेचर को लिखने का कार्य किया गया। गुप्तकालीन कला, देखिए कला के अंदर कई चीजें बात आ जाती है, चित्रकला की भी बात आती है, संगीत कला की भी बात आ जाती है। तो आपके स्पेशली गुप्तकालीन चित्रकला और विशेषकर अजंता की जो चित्रकला है, बाघ की चित्रकला है, उसके ऊपर आपको ज्यादा सवाल पूछने का काम किया जाता है। और गुप्तकालीन स्थापत्य कला के अंदर मंदिरों को लेकर बात आती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ऐरण मंदिर वगैरह को लेकर आपके ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये होता है कि भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण किस काल के अंतर्गत माना जाता है? गुप्त काल के अंदर भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इसके बाद में एग्जामिनर आपको सवाल देता है कि मंदिरों का पवित्र भाग जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है, उसके लिए गर्भगृह शब्द काम में लिया गया। और सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछता है गुप्त काल के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंतर्गत देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, उसके ऊपर आपको ज्यादा सवाल पूछने का काम किया जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको जो सिलेबस समझा रहा हूँ, हो सकता है सिलेबस समझाते समझाते उनमें से कई सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग आपके जो प्रीवियस पेपर्स को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इतिहास के अंदर ज़्यादा डीप में जाकर 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मली जो सवाल पूछे जा रहे हैं वे किसी न किसी एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं। तो आपको एक और सलाह दी जाएगी कि आप थोड़ा सा प्रीवियस पेपर के अंदर आपके टॉपिकों से रिलेटेड जो सवाल आए हुए हैं
उन्हें भी आप देखने का काम कीजिए। इसके बाद मैंने कहा आपके सेकंड टॉपिक दे रखा है मुगल पीरियड 1526 से लेकर, नॉर्मली तो हम 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक लेते हैं मुगल पीरियड, पर नहीं, आगे भी जा सकता है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी कई मुगल शासकों के बारे में जिक्र मिलता है। और अगर ये कहे कि भारत के अंदर साहित्य, कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा विकास मुगल कालीन टाइम पीरियड के अंतर्गत हुआ है, वहाँ पर आपको संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला के बारे में भी जिक्र मिलता है। गुप्तकालीन इमारतों के अंतर्गत आपके मस्जिदों को लेकर क्वेश्चन, मकबरों को लेकर क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का काम किया जाता है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर के टाइम पीरियड के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विकास हुआ। मंसूर और अबुल हसन जैसे चित्रकारों के नाम आप जहांगीर के टाइम पीरियड के अंदर पढ़ रहे हो। बाबर के टाइम पीरियड के अंदर बीह जात नामक चित्रकार का नाम पढ़ रहे हो। हुमायूं के टाइम पीरियड के अंदर मीर सैयद अली, अब्दुल समद जैसे चित्रकारों के नाम पढ़ रहे हो। हाँ, थोड़ा सा औरंगजेब के टाइम पीरियड के अंदर जाकर चित्रकला, संगीत कला क्षेत्र के अंतर्गत विकास कम हो गया है। अकबर के टाइम पीरियड के अंदर आप पढ़ रहे हो सबसे बड़े संगीतज्ञ तानसेन, जिनको कंठाभर वाणी विलास की उपाधि देने का काम किया गया था। तो ये आपके पहला जो टॉपिक है वो एंशियंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया से रिलेटेड है। बाकी आपके इंडियन हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक दे रखा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। समझिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट को लग रहा है कि उससे केवल 1857 का रिवॉल्ट ही पढ़ना है, पर ध्यान रखिए आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे हो तो आपको कारण भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना। तो 1857 के रिवॉल्ट के जो कॉजेज है वो पिछले 100 वर्षों के इतिहास के अंतर्गत छिपे हैं। प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक ब्रिटिशर्स ने भारत में जो एक्टिविटीज करी है उसकी वजह से भारत के अंतर्गत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो आप राजनीतिक कारण के अंदर पढ़ोगे कैसे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने नियंत्रण के अंदर लिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने महाराष्ट्र को अपने नियंत्रण के अंदर लिया, मैसूर को 4 युद्धों के माध्यम से नियंत्रण के अंदर लिया गया, पंजाब के साथ 2 युद्ध लड़कर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह के साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, अवध को कुशासन के आधार पर लिया गया। तो केवल आपको 1857 का रिवॉल्ट नहीं पढ़ना है, पूरे 100 वर्षों का इतिहास, अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चालू करी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अंग्रेजों ने कैसे भारत के रिलीजियस और सोशल मैटर्स के अंदर हस्तक्षेप किया, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हस्तक्षेप किया, तब जाके आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मान के चलिए मिनिमम 10 से लेकर 15 आवर्स तक का आपके ये टॉपिक होगा। कारण के बाद आप 1857 के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख नेता, नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्ट एंड रिजल्ट्स वगैरह पढ़ने का काम करते हो। तभी मैंने कहा ना आप लोगों को कुछ टॉपिक बहुत छोटे लग रहे हैं पर वास्तव में इनमें हिडन बहुत सारे टॉपिक छिपने का काम करते हैं। तो आपको कंप्लीट पिछले 100 वर्ष का इतिहास पढ़ोगे तब जाकर आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तभी देखिए आपका सिलेबस डिस्कस करते ही मैंने पहले ही एक लाइन कह दी, मैंने कहा आप यो मान के चलिए कंप्लीट मॉडर्न इंडिया आपके कोर्स के अंतर्गत दे रखा है। अगर इस बात को ध्यान में रख के आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने का काम करेंगे। इसके बाद में सीधा आपके नेशनल मूवमेंट के बड़े बड़े लीडर्स को लेकर टॉपिक दे रखे हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा,
जब किसी सिलेबस के अंदर किसी पर्सनैलिटीज को डायरेक्ट कोड कर दिया जाता है ना, तो एक ध्यान रखिए, उस पर्सनैलिटीज के टाइम पीरियड को लेकर आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। दूसरा, पर्सनैलिटीज के मदर फादर को लेकर सवाल थोड़े कम आते हैं एग्जाम के अंदर। पर्सनैलिटीज का जन्म किस जगह पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटीज ने कौन सी एजुकेशंस को प्राप्त किया ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पर्सनैलिटीज के द्वारा की गई मेजर एक्टिविटीज को आप ध्यान रखना है। जैसे आपके सिलेबस के अंदर प्रोमिनेंट लीडर के अंदर विनायक दामोदर सावरकर का नाम दे रखा है। इनके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन इनके द्वारा स्थापित संगठन मित्र मेला और उसके बाद के अंदर उसी का नाम अभिनव भारत पढ़ने का काम कर रहा है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से इंग्लैंड के अंतर्गत गए विनायक दामोदर सावरकर और इनके बाद इनको नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन से रिलेटेड घटना के अंतर्गत कैद किया गया। अंडमान की सेल्युलर जेल में लंबे समय तक बंद रहे विनायक। उसके बाद भारत के अंदर आकर हिंदू महासभा जैसे संगठन के साथ विनायक ने जुड़ने का कार्य किया था। तो भारत के अंदर विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी आप इनको कह सकते हो, जिन्हें अंग्रेजों ने 2 जन्म के कारावास की सजा देने का कार्य किया। इसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकार आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी न केवल बड़े साहित्यकार है, बल्कि हम इनको कांग्रेस के कर्म दल के नेताओं के रूप के अंतर्गत भी जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत जो राजनीति है उसको लेकर आलोचना करी और कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे राजनीतिज्ञ कहने का काम किया गया। बंकिम चंद्र के ग्रंथों के ऊपर आपको ज़्यादा सवाल पूछने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, आपकी 3 पर्सनैलिटीज एक साथ दे रखी है। भारत के अंदर गर्म दल की गतिविधियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्तियों का नाम आता है। इनके साथ एक और पर्सनैलिटीज का भी नाम जुड़ता है, पर वो आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। अरविंद घोष जैसे व्यक्तियों का नाम भी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ के अंदर आता है। इन दोनों पर्सनैलिटीज में से विपिन चंद्र पाल, इनको लेकर थोड़े आपके एग्जाम में क्वेश्चन कम बनते हैं। आप विपिन चंद्र पाल को विशेषकर आर्य समाजी नेताओं के रूप के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। हालांकि लाला लाजपत राय भी आर्य समाजी नेता रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ये योगदान था कि पहले कहा जाता था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कुछ मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के हाथों में, और बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तित्व ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता के साथ जोड़ने का प्रयास करने का काम किया। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों के साथ के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। अंग्रेजों ने इन्हें भी 1908 से लेकर 14 तक जेल की सजा दी थी। बर्मा की मांडले जेल के अंतर्गत कैद रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये लाइन कही जाती है कि अतीत के वह उग्रवादी जो भविष्य के सबसे बड़े उदारवादी बन गए, बाल गंगाधर तिलक। कहते हैं कि तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के अंतर्गत भी आपकी भूमिका रहने का काम कर रही थी। बाल गंगाधर तिलक, जिनको वैलेंटाइन चिरोल जैसे व्यक्तियों ने भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारने का काम किया। लाला लाजपत राय
पंजाब के क्षेत्र से रिलेटेड, और कहते हैं भारत के कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों के गुरु के रूप के अंतर्गत भी काम किया था लाला लाजपत राय ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। नेक्स्ट आपके पर्सनालिटीज दे रखे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव। ये तीन बड़े क्रांतिकारी जिनका कई घटनाओं के साथ के अंतर्गत रिलेशन हम पढ़ते हैं, क्रांतिकारी घटनाओं के साथ के अंदर सुखदेव तिवारी, इसके अलावा भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद। आप लोग देखते हो पहले भारत के अलग अलग प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है। जैसे आप कह रहे हो क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुई, उसके बाद में बंगाल व पंजाब के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत के अंदर संगठित नहीं थी, अलग अलग प्रांतों के क्रांतिकारी अलग अलग है, और इन फ्यूचर में आप जाकर देख रहे हो 1924 के अंदर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन बना, जिसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने का काम करना पड़ा। और एचआरए की पहली क्रांतिकारी गतिविधि आप पढ़ते हो काकोरी षड्यंत्र केस, एचआरए की पहली क्रांतिकारी गतिविधि जिसका नाम वर्तमान के अंदर परिवर्तित हो चुका है। यही क्रांतिकारियों का जो संगठन है वो कालांतर में HSRA के नाम से जाना गया। एक शब्द सोशलिस्ट और आ गया उसके अंतर्गत। कैसे भगत सिंह जो लेनिन से प्रभावित थे, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो के अंतर्गत भी, कि भगत सिंह लेनिन की विचारधारा से प्रभावित रहे थे। और HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधियां आप पढ़ते हो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंतर्गत सैंडर्स को मारने का प्रयास करने का काम किया गया, और 23 मार्च 1931 को भारत के बड़े क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम किया गया। तो ये तीन क्रांतिकारी तो बहुत बड़े हैं आपके, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव तिवारी। इसके बाद में रास बिहारी बोस, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज को करने की कोशिश करी, और उस एक्टिविटीज का रिलेशन आपके राजस्थान से भी रहा है। आप लोग देख रहे हो 1915 के अंदर पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई, और उसी सशस्त्र क्रांति की योजना के लिए रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक जैसे व्यक्तित्व को राजस्थान के अंदर भेजा, और वही विजय सिंह पथिक अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ और राव गोपाल सिंह खरवा जैसे व्यक्तियों के साथ मिलकर राजस्थान में भी सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं। पर ये घटनाक्रम सफल नहीं हुआ, और रास बिहारी बोस को भारत से बाहर जापान में जाने का काम करना पड़ा, और वहीं उनका अंतिम समय भी व्यतीत हुआ। और रास बिहारी बोस ने एक पर्सनैलिटीज के लिए बैकग्राउंड तैयार कर दिया, जो आपके आगे बड़ी पर्सनैलिटीज है। सुभाष चंद्र बोस, देखिए इतना बड़ा व्यक्तित्व है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट को, गांधी व जवाहरलाल नेहरू के बाद यदि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को किन्हीं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वे सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत बड़े बुद्धिजीवी सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की सुभाष चंद्र बोस ने, और अपने गुरु चित्तरंजन दास की सलाह पर आईसीएस को त्याग कर भारतीय राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता
नगर निगम के मेयर भी बने हैं, कार्यकारी अधिकारी भी बने सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा 1939 के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संगठन की स्थापना भी करी सुभाष चंद्र बोस ने, और कालांतर में भारत से बाहर जाकर अन्य देशों के सहयोग से भारत की आजादी के लिए भी प्रयास किए गए। तो ये आपके प्रोमिनेंट लीडर है नेशनल मूवमेंट के आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आपके टॉपिक दे रखा है आधुनिक भारत के अंदर पुनर्जागरण, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। कहते हैं हिंदू, ये पुनर्जागरण केवल हिंदू धर्म और समाज से ही नहीं जुड़ा हुआ है। मॉडर्न इंडिया के अंदर हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। पारसी समाज के अंदर भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे। सिख समाज के अंतर्गत भी बात आ रही है। और यहाँ पर पुनर्जागरण के अंदर दलित वर्ग आंदोलनों का भी अध्ययन किया जाता है। बच्चों से रिलेटेड कानूनों के बारे में भी जिक्र आ रहा है। वुमेन्स एजुकेशन को लेकर क्या प्रयास हुए उनके बारे में भी बात कही जाती है। और आपको स्पेशली 3 व्यक्तित्व आपके सिलेबस में कोड कर रखे। ब्रह्म समाजी नेता राजा राम मोहन राय, जिनके अचीवमेंट समाज सुधार के क्षेत्र में तो है ही, शिक्षा व पत्रकारिता के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय के द्वारा बड़ा काम करने का कार्य किया गया। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और कहते हैं मार्टिन लूथर थे ये व्यक्ति भारत के। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जा सकता है। कहते हैं इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के साथ साथ प्रहार की नीति भी अपनाने का काम किया। दयानंद सरस्वती अपने उपदेशों के प्रचार के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाते थे। प्रीति भोज व शास्त्रार्थ के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का प्रचार करने का कार्य किया। गुजरात के क्षेत्र से रिलेटेड है दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय बंगाल के क्षेत्र से रिलेटेड है। देखिए, राम मोहन राय पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के आधार पर भारतीय समाज और धर्म में सुधार करना चाहते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, स्पेशली वेदों की ओर लौटो के आधार पर भारतीय समाज और धर्म के अंदर सुधार करना चाहते हैं। और इन दोनों व्यक्तियों का जो मिश्रण है वो हमको नजर आता है विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व के अंतर्गत। कहते हैं विवेकानंद पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता व संस्कृति के सम्मिश्रण के आधार पर सुधार की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं। इनका संगठन रामकृष्ण मिशन न केवल भारत के अंतर्गत लोकप्रिय हुआ बल्कि विदेशों में तो और भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। कहते हैं रामकृष्ण मिशन गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करने की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा। हाँ, विवेकानंद जैसे व्यक्ति को योग्य गुरु मिले, रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने विवेकानंद को शिक्षा दी थी, हे विवेकानंद, तुम ऐसा वटवृक्ष बनना है जहां पर हजारों व्यक्ति अपना घोंसला बनाने का काम कर सके। तो आपके आधुनिक भारत के पुनर्जागरण में 3 पर्सनैलिटीज दे रखी है। और यहाँ भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि देखिए कि रीनेसा वर्ल्ड आ चुका है, तो आपको इन पर्सनैलिटीज के अलावा कुछ और भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसके अलावा मुस्लिम समाज के जो सुधार आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन,
अहमदिया आंदोलन, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी के द्वारा पारसी समाज व धर्म में भी सुधार के लिए प्रयास किए गए। देखिए, बचाव जरूरी है। हम सिलेबस के टॉपिकों को ही केवल त्यों के त्यों पकड़ लेते हैं ना, तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये भी आप समझिए, सिलेबस केवल एक गाइडलाइंस होती है, और मैंने कहा ना, उनमें कई बार हिडन टॉपिक छुपे होते हैं। सब्जेक्ट का स्टूडेंट तो पकड़ लेगा, उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंटों को आती है, साइंस और कॉमर्स वाले, उनको नहीं समझ में पड़ता है। वो कहीं से बुक्स उठाते हैं और लगता है कि हाँ, इस बुक्स के अंदर ये टॉपिक है, वही हमको पढ़ने का काम करना है। मेरी इस सलाह को थोड़ा आप स्पेशली ध्यान के अंतर्गत रखिएगा। कारण है ना, बचाव जरूरी है एग्जाम के अंतर्गत। हम चाहते हैं पहली बार के अंतर्गत ही आपको इसी सिलेबस से रिलेटेड सारी के सारी बात समझ के अंतर्गत पढ़ने का काम करें। हाँ, यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करते हुए मैं एक घटना का जरूर आपको जिक्र करूंगा, जो आपको प्रेरित करेगी पढ़ने के लिए। 2018 के अंदर जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बाद रिजल्ट आया। मैं एक दिन घर में सो रहा था, अचानक सुबह उठा तो लगभग 500 कॉल आ चुके थे। मेरे को तनाव क्रिएट हुआ, इतने कॉल्स क्यों आए। फिर मैंने एक दो स्टूडेंट को फ़ोन लगाते ही कहा कि उन्होंने कहा कि सर, आपका नाम अखबार में आया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा नाम अखबार के अंदर क्यों आया। मेरे को कहा कि सर, आपके एक स्टूडेंट ने ऑल राजस्थान के अंदर टॉप किया है, और उसने अपनी सफलता में आपको भी याद किया। देखिए कि वास्तव में किसी भी बच्चे की जो सफलता है ना, वो उसकी खुद की अपनी मेहनत और उसके माता पिता के आशीर्वाद का नतीजा होती है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। मैं उस लड़के के बारे में जिक्र कर रहा हूं आपको, खिंदाराम कल्बी, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंतर्गत टॉप किया था। उस बच्चे ने अपनी सफलता के अंदर मुझे भी शामिल करने का काम किया। मैंने पूछा, मैं कि बेटा, तुम तो पॉलिटिकल साइंस के हो, मुझे क्यों याद किया गया। तो उन्होंने कहा कि सर, आपने पढ़ाते पढ़ाते गारंटी ली थी कि हिस्ट्री में 15 में से 15 क्वेश्चन दूंगा, और सर, आपके 15 में से 15 क्वेश्चन यों के यों एग्जाम के अंतर्गत आए थे। उसकी वजह से मैं टॉप कर रहा हूँ, और आज भी वो बच्चा लगातार मेरे संपर्क के अंतर्गत है। मैं खुद कभी अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा वही एग्जाम के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इतिहास अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। कहीं से भी डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तो मैं मानता हूँ उस बच्चे का सौभाग्य था कि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपकी फिर नेशनल मूवमेंट से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां आज अब दे रखी है, जो छा गए पूरे के पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। और देखिए, इनके अंदर दो पर्सनैलिटीज तो ऐसी है जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भारत के अंतर्गत उन दोनों से इंटेलेक्चुअल पर्सन कोई और हुआ ही नहीं होगा। और उन इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के अंतर्गत नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब भी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक्स और इनकी एजुकेशन के बारे में पढ़ता हूं, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि उस टाइम पीरियड के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना टफ होते हुए भी भीमराव जैसे व्यक्तित्व ने विदेशों से उच्च डिग्रियां प्राप्त करने का कार्य किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बहुत बड़े बुद्धिजीवी तो थे ही थे, और उनके साथ दलित वर्ग उत्थान के अंतर्गत बाबा साहेब का योगदान कभी भी नहीं भूला जा सकता है। एक मसीहा की भूमिका निभाई डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा। तो इसके बाद मैंने कहा, दूसरी बड़ी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है। बहुत बड़े राष्ट्रवादी मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, जिनकी पुस्तक के ऊपर आपको कई बार सवाल पूछा है
एग्जामिनर के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंतिम समय तक भारत विभाजन के विरोधी रहे और जिस तरीके की सिचुएशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत के अंदर क्रिएट कर दी गई, उसके बाद में आज़ाद जैसे व्यक्तित्व को भी अपने विचार परिवर्तित करने पड़े और भारत विभाजन की बात स्वीकार करनी पड़ी। वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क, स्पेशली हैदराबाद रियासत को भारत के अंतर्गत मिलाने में वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया वो आपके कुशल नेतृत्व को बतलाने का काम करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके ऊपर तो आप बहुत लंबे 1964 तक जा सकते हैं। नेहरू जी के टाइम पीरियड के अंदर भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पीरियड के अंदर जब सारी दुनिया दो ध्रुवों के अंतर्गत बट गई। वैसी स्थिति के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का एक स्वतंत्र अस्तित्व कूटनिरपेक्ष देश के रूप के अंतर्गत स्थापित करने का कार्य किया। भारत हमेशा ऋणी है अपने महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनकी बनाई नींव के ऊपर ही चलकर भारत आधुनिकता के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने का काम किया। और देखो भारत के इतिहास में एक युग को पूरा अपने नाम के ऊपर करके बैठ गए। महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका से गांधी ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज प्रारंभ करी। देखिए कई लोग कहते हैं महात्मा गांधी एक आदर्शवादी राजनीतिज्ञ है, गलत बात है। महात्मा गांधी एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ है। मैं ये बात इस आधार पर कह रहा हूं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने जितने भी प्रयास किए उन सभी प्रयासों को प्रैक्टिकली गांधी यूज करने का काम कर चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। और भारत में भी आकर गांधी कोई एक निश्चित आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे, ऐसा नहीं है। उनके कई आंदोलनों के अंदर हमको उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज मिलती है। जैसे आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू और डाई की बात कर रहे महात्मा गांधी, किंतु अंतिम समय में गांधी राजनीति से थोड़े अलग हो गए। तो आपको ये लीडर्स पढ़ने हैं। इसके बाद में आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान से रिलेटेड, और पहला टॉपिक आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर टॉपिक दे रखा है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता के पैलेस के रूप के अंदर जाना जाता है। आहड़ संस्कृति, जिसे आप बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हो, बहुत लंबे एरिया को कवर किया। आहड़ संस्कृति के द्वारा गणेश्वर भारत में राजस्थान के अंतर्गत ताम्रयुगीन सभ्यता के बड़े स्थलों के अंतर्गत नाम आता है। बैराट जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन भारत के मत्स्य महाजनपद की राजधानी के रूप में चर्चित बैराट, जहां से मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, मध्यकाल व महाभारत काल की भी जानकारी बैराट से हमको प्राप्त होने का काम होती है। तो ये आपके राजस्थान के प्राचीन सभ्यता के 4 स्थल ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर है आपको ये 4 ही स्थल पढ़ने, बाकी आप राजस्थान के अंतर्गत प्राचीन सभ्यता के और भी कई स्थलों के बारे में पढ़ने का काम करते हो। तो यहाँ आपके सामने थोड़ी सी चॉइस है कि आप ये 4 स्थलों को ही पढ़ने का काम किया कीजिए। नेक्स्ट आपके है टॉपिक, देखिए टॉपिक को समझिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। तभी देखिए मैंने आपको क्या कहा, आप राजस्थान की कंप्लीट पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि मैंने कहा है आपके आर्ट लिटरेचर के जो सवाल है वो निकलेंगे इनके अंतर्गत से ही। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली शासकों को
या जो भी डायनेस्टीज या रियासत आप पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट पढ़िए, क्योंकि आपको अदर जगह पर उनका फायदा मिलने का काम करना पड़ेगा। जैसे आपके गुर्जर प्रतिहार्स, अब गुर्जर प्रतिहार्स ओरिजिनली रिलेटेड है मंडोर के क्षेत्र से। मंडोर के क्षेत्र को छोड़ के गए भीनमाल के क्षेत्र में। इसके बाद गुर्जर प्रतिहारों ने अवंती या उज्जैन को अपना केंद्र बनाया, फिर कन्नौज इनका केंद्र बना। अब आपको गुर्जर प्रतिहार वर्ड दे रखा है, इसका अर्थ आपको केवल भीनमाल क्षेत्र के ही गुर्जर प्रतिहार नहीं पढ़ने हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, आपके ये भी क्वेश्चन आया है, अलवर के राजौरगढ़ क्षेत्र में भी गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा राज्य स्थापित करने का काम किया गया है। देखो तभी मैं कह रहा हूं ना, हिडन टॉपिक छुपे। आप गुर्जर प्रतिहार का अर्थ यदि केवल भीनमाल वालों से दे रहे हो तो नहीं बैठेगा काम। गुर्जर प्रतिहारों ने तो गुजरात के क्षेत्र में भी राज्य स्थापित किया है। यहाँ बड़ौच के क्षेत्र में भी आप गुर्जर प्रतिहारों के राज्य को पढ़ते हो। तो अब तो मेरी लाइन समझ में पड़ गई होगी ना आपको, कि आप टॉपिक को पकड़ के मत बैठिए, देखिए उनके साथ में और भी क्या टॉपिक जुड़ने का काम कर रहे हैं। चौहान ऑफ अजमेर, अब आपको लग रहा है हम केवल अजमेर के चौहान पढ़े। अरे अजमेर के चौहानों का रिलेशन कौन सी जगह से? शाकंभरी के क्षेत्र से। तो आपको शाकंभरी के चौहान भी पढ़ने चाहिए ना, 8-10 ही तो क्वेश्चन बन रहे हैं वहां पर। और उसके बाद आइए आप अजमेर के चौहानों के अंतर्गत अजयराज, अर्णोराज, विग्रराज चतुर्थ, बीसल देव और चौहान पृथ्वीराज तृतीय। और एक और चीज ध्यान रखिए, दो बड़े शासकों के बीच यदि कुछ कमजोर शासक मिल रहे हैं तो उनकी संख्या को लेकर एग्जामिनर आपको सवाल पूछता है। तो चौहान ऑफ अजमेर पढ़ते समय में आप विग्रराज चतुर्थ बीसल देव, उसके बाद में सीधे चौहान पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर आते हो, ये सही नहीं है। बीच के अंदर आप पढ़िए, 3 चौहानों के बारे में और जिक्र मिल रहा है। पृथ्वीराज द्वितीय, अपर गांगेय, सोमेश्वर के बारे में भी जिक्र मिल रहा है। तो मेरी बात समझा कीजिए, टॉपिक को अधूरा मत छोड़िए। एक टॉपिक यदि एक ही जगह पर ढंग से क्लियर हो जाए ना, तो न केवल ये एग्जाम बल्कि और भी अदर एग्जाम के अंतर्गत आपको कोई परेशानी उत्पन्न होने का काम नहीं करेगी। इसके बाद में आपके दे रखी है कुछ जगह जिनका दिल्ली सल्तनत के साथ रिलेशन है, जिसके अंदर मेवाड़ की हिस्ट्री। अब आप कहो कि दिल्ली सल्तनत की बात आई तो हम मेवाड़ की हिस्ट्री 1206 से चालू करें, क्यों अधूरे छोड़ते हो टॉपिक? मेवाड़ की हिस्ट्री आप शुरू से चालू कीजिए, पप्पा रावल से चालू कीजिए मेवाड़ का इतिहास, और कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के अंतर्गत आप मेवाड़ के इतिहास को पढ़िए। अब कई बार स्टूडेंट कह देता है कि हाँ हम मेवाड़ की हिस्ट्री रावल रतन सिंह तक जाके रोक लोगे। कैसे रोकोगे रावल रतन सिंह तक? क्या लिखा हुआ है? दिल्ली सल्तनत। तो इसके अंतर्गत आपके हमीर, सिसोदिया, लाखा, टुंडा, मोकल, कुंभा जैसे शासक क्या नहीं आएंगे? तो मैंने कहा ना, कंप्लीट है आपकी हिस्ट्री। आप ये मत सोचिए कि किसी जगह पर जाके रुक जाओगे। रणथंबोर के चौहानों का इतिहास चालू होता है आपके अजमेर के चौहानों के इतिहास के बात के अंतर्गत, जहां पर आप पढ़ रहे हो गोविंदराज, पालन, प्रहलादन, वीर नारायण और हमीर चौहान के बारे में जिक्र मिलता है। जालोर के चौहानों के अंतर्गत कानड़ देव और आपके ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा ना, जालोर के चौहान पढ़ते पढ़ते केवल वहीं तक क्यों रुक जाते हो? कंप्लीट ले लीजिए जालोर के चौहान, क्योंकि आगे भी जो जालोर के चौहान हुए उनके टाइम पीरियड के अंदर कुछ न कुछ लिटरेचर और कला को लेकर काम हुए होंगे। तो हम आपको कंप्लीट जालोर के चौहान देने का काम करेंगे। नेक्स्ट, बहुत बिग पर्सनैलिटीज राजस्थान की मुगलिया टाइम पीरियड के अंतर्गत मुगलों के साथ कॉपरेट भी किया और मुगलों के साथ स्ट्रगल भी करने वाली पर्सनैलिटीज का नाम दे रखा है। जैसे मैं आपको पूछूं
इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज थी जो यदि मुगलों को कॉपरेट नहीं करती ना तो भारत के अंदर मुगल इतने बड़े राज्य की स्थापना करने का काम नहीं कर सकते। आमिर का मान सिंह फर्स्ट दो हुए में आम, आमिर और जयपुर रियासत की इतिहास के अंदर मान सिंह बहुत बिगेस्ट पर्सनैलिटी। मुगल सम्राट अकबर जो अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है उनके अंदर बहुत बड़ा योगदान आमिर के मान सिंह। राणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे व्यक्तित्व को पराजित किया किंतु खानवा के युद्ध के अंतर्गत पराजित हो गए बाबर के साथ के अंदर। हिंदुआ शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 20 सवाल आ चुके हैं महाराणा प्रताप को लेकर तो थोड़ा डीप जाना पड़ेगा महाराणा प्रताप को लेकर। जैसे मैं भी गया था उदयपुर प्रताप शोध संस्थान, वहाँ मुझे अच्छी बात पता चली हल्दी घाटी युद्ध के अंतर्गत कोसियारे ठिकाने की महिलाओं के द्वारा भी नेतृत्व करने का कार्य किया गया। चंद्रसेन मारवाड़ के भूले बिसरे शासक 1562 से 81 चंद्रसेन का टाइम पीरियड फुल टाइम पीरियड के अंतर्गत संघर्ष किया। मुगल सम्राट अकबर के साथ अधीनता स्वीकार नहीं करी। सिचियाई या सारण का क्षेत्र से जो अभिलेख है वो चंद्रसेन की मृत्यु के बारे में जिक्र मिलता है। बीकानेर हिस्ट्री के बड़े शासकों के अंतर्गत राय सिंह जिन्होंने भी मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड में मुगलों को कोऑपरेट करने का कार्य किया। 1652 से 1680 मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत राज सिंह एक तरफ औरंगजेब जहां भारत में हिंदू मंदिरों को गिरवा रहे वही दूसरी तरफ राज सिंह हिंदू मंदिरों को बनवाने का काम कर रहे। कांकरोली का द्वारिकाधीश मंदिर वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके हैं मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री आपकी सिलेबस के अंतर्गत दे रखी है जिसमें टॉपिक है राजस्थान के अंदर 1857 का रिवॉल्ट। कई जगह राजस्थान के अंदर इस रिवॉल्ट ने बड़े रूप को धारण किया है। अहुआ के क्षेत्र के अंतर्गत कोटा वगैरह के क्षेत्र के अंतर्गत नसीराबाद से प्रारंभ हुआ ये विद्रोह क्यों कह सकते हो राजस्थान की कई रियासतों को टच करने का काम कर रहे। जागीरदार सैनिक और उनके साथ आम जनता मिलकर राजस्थान के अंदर इस विद्रोह की आग को जलाए रखने का काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग देखो ये टॉपिक दे रखा है, इसमें कई टॉपिक आते हैं। राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना का जो उदय हुआ है उसके कई कारण हो सकते। राजस्थान की राजनीतिक चेतना के उदय में राजस्थान में शिक्षा का विकास, राजस्थान में पत्रकारिता का विकास, राजस्थान के अंदर कौन कौन से राजनीतिक संगठन बन रहे हैं, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में से किस किस ने राजस्थान के अंदर जनमत को जागृत करने का कार्य किया। तो कई टॉपिक आ सकते हैं इसके अंतर्गत आके। इसके बाद में बड़ा टॉपिक है आपके प्रजामंडल मूवमेंट। राजस्थान की अलग अलग रियासतों के अंदर चले जहां पर राजाओं से उत्तरदायी शासन की मांग की। बड़ी जगह विशेषकर आप पढ़ते हो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, मेवाड़ वगैरह जहाँ के प्रजामंडल आंदोलन बड़ी भूमिका निभा रहे और राजस्थान के अंतर्गत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए प्रयास करने का काम करेंगे।
इसके बाद आपके टॉपिक दे रखा है राजस्थान के अंतर्गत किसान आंदोलनों के बारे में आप पढ़ रहे हो। लगभग 6-7 जगहों के किसान आंदोलन आप पढ़ रहे हो, जिनकी शुरुआत मेवाड़ के क्षेत्र से हो रही है। मारवाड़ रियासत के अंदर दाबड़ा कांड, बीकानेर रियासत के अंतर्गत भी आप किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हो। अलवर, भरतपुर और शेखावटी किसान आंदोलन, जिसने तो न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि राजस्थान से बाहर भी विदेशों में भी इस आंदोलन की आवाज सुनाई दी गई। ट्राइबल मूवमेंट्स, इसके अंदर हम लोग भील जनजाति के आंदोलन व मीणा जनजाति के आंदोलन के बारे में बात करते हैं। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंतर्गत भील जनजाति के द्वारा आंदोलन करने का काम किया गया। इसके अलावा मीणा जाति के आंदोलनों में जैन मुनि मगन सागर, बंसीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण जरवाल जैसे व्यक्तियों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। नेक्स्ट, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक कई चरणों के अंतर्गत घटनाक्रम चले और राजस्थान अपने एकीकरण की स्थिति के अंदर पहुंचने का कार्य कर गया। तो ये था आपके राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस। कोशिश करिए मैंने आपको स्पेशली ये समझाने की कि आप केवल टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठ पाओ, क्योंकि यहाँ कई टॉपिक आपके हिडन सिलेबस के अंतर्गत छुपे हुए हैं। तो चलिए, हम लोगों ने भी ये काम चालू कर दिया है और आप भी हमारे साथ के अंतर्गत बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।